ओके, सो आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ठीक है, इस चैप्टर बेसिकली ये केमिस्ट्री का चैप्टर है और यहाँ पर हम लोग जो केमिकल चेंजेस होता है तो वो कैसे होता है, इक्वेशंस वगैरह कैसे डिनोट किया जाता है, बैलेंसिंग क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग बारीकी से सीखेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले होता है कि केमिकल रिएक्शन जो होता है उसका डेफिनेशन क्या होता है। द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि वो प्रोसेस है केमिकल रिएक्शन। देखो हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है। ठीक है, ये एक प्रोसेस होता है जहाँ पर इन विच न्यू सब्सटेंस, जो नया सब्सटेंस होता है वो तैयार होता है विथ न्यू प्रॉपर्टीज, उसका प्रॉपर्टीज भी अलग हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो सोचो कि अगर ए और बी मिलाकर अगर मुझे कुछ चीज़ मिल रहा है सी, तो वो जो सी तैयार हो रहा है वो ए और बी से अलग होगा। ए और बी का कोई भी प्रॉपर्टी सी के साथ मैच नहीं खाएगा, तभी हम लोग उसको बोल सकते हैं एक तरफ से क्या, एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, अब उसमें दो पार्ट आते हैं, एक होता है रिएक्टेंट्स, एक होता है प्रोडक्ट्स। हम लोग सब जानते हैं कि द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। वो सब्सटेंसेस जो बेसिकली केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और जो सब्सटेंसेस फॉर्म्ड होता है, जो सब्सटेंसेस केमिकल रिएक्शन में तैयार होता है उसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट। जैसे सपोज मैं अगर लिखूँ कि Mg+O2 उसके बाद तैयार होता है MgO। ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलाकर तैयार करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा हम लोगों का क्या, रिएक्टेंट्स। ये हो जाता है हम लोगों का क्या, रिएक्टेंट्स, एंड दिस वन इज आवर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होता है हम लोग अभी जान चुके। एग्जाम्पल यहाँ पर जो दिया गया है वो किसका एग्जाम्पल दिया गया है, वो है केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल। जैसे डाइजेशन ऑफ फूड जब डाइजेस्ट होता है तो वो एक तरह से हो सकता है केमिकल रिएक्शन। रेस्पिरेशन, जो हम लोग सांस लेते हैं, राइट, हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, वो बॉडी में जाके ग्लूकोज को तोड़ के फिर कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी तैयार करता है, तो वो होता है एक तरह से रेस्पिरेशन, जो केमिकल रिएक्शन होता है, ये केमिकल चेंज होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ये हम लोग ये जितना भी मैंने हाईलाइट करा है ये क्या क्या है, ये है एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब उसके बाद आ रहा है कि केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होता है। ठीक है, सबसे पहले जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है वो होता है चेंज इन स्टेट का चेंजेस हो सकता है। ठीक है, अगर कोई सोचो कि पहले रिएक्टेंट्स जो था वो लिक्विड फॉर्म में था, अभी वो रिएक्टेंट्स क्या हो गया, प्रोडक्ट जब बन गया वो आइदर सॉलिड हो चुका है या गैस हो चुका है। तो स्टेट का जो मतलब स्टेट कितना होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों स्टेट होता है, तो स्टेट चेंज होता है सबसे पहला जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। फिर उसके बाद आता है चेंज इन कलर में भी हम लोग देख सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन अगर होता है तो कलर में भी चेंजेस हो सकते हैं। याद रखना एक चीज़ कि ये हर एक चेंजेस मैंडेटरी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि चेंज इन स्टेट होना ही चाहिए या चेंज इन कलर होना ही चाहिए, टेम्परेचर या गैसेस इवोल्यूशन को होना ही चाहिए, ये नहीं होता है। अगर हम लोग बोले तो ये मैंडेटरी है कि कोई भी एक आई थिंक हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर या एवोल्यूशन ऑफ गैस, ये चारों में से कोई भी एक हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि चारों के चारों होगा या कुछ भी सब होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करें, रिप्रेजेंट मतलब दिखाए कैसे। तो दो प्रकार से हम लोग दिखा पाते हैं, एक है वर्ड इक्वेशन और दूसरा है केमिकल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन नाम से पता चलता है कि जो वर्ड में हम लोग लिखेंगे, अगर इक्वेशन को हम लोग अगर वर्ड में लिखेंगे, और केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है अगर उसको हम लोग फॉर्मूला से लिखेंगे, उसको हम लोग जो फॉर्मूले है या फॉर्मूला है उसका, उसमें हम लोग अगर उसको लिखें तो वो हो जाता है केमिकल इक्वेशन। सर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग को दिखा जा रहा है कि जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। देखो अच्छे से, जिंक वो हम लोग कैसे लिखे, ZINC, पूरा नाम लिखे, राइट। वर्ड इक्वेशन हो रहा है तो पूरा नाम लिखेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तैयार कर रहा है जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। अब सर रिएक्टेंट्स क्या होता है, जो पार्ट ले रहा है, प्रोडक्ट क्या होता है, जो तैयार हुआ है। ठीक है, कौन सा रिएक्टेंट है, जिंक है और सल्फ्यूरिक एसिड है। अब तैयार क्या हुआ है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन।
अब ये जो पूरा वर्ड में मैं लिखा हूं इसलिए इसको बोला जाता है वर्ड इक्वेशन, ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है वर्ड इक्वेशन। अगर इसी चीज को मैं अगर केमिकल इक्वेशन मतलब केमिकल फॉर्मूले से अगर मैं लिखूं, देखो यहां पर देख सकते हो कि जिंक को हम लोग डिनोट कर दिया Zn से, सल्फ्यूरिक एसिड को लिखे H2SO4 से, जिंक सल्फेट को हम लोग लिखे ZnSO4 से, और हाइड्रोजन को लिखे हम लोग H2 से। क्या यूज किया, उसका केमिकल फॉर्मूला यूज किया, राइट। केमिकल फॉर्मूला अगर हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे तो ये हो जाता है हम लोग का, क्या बन जाता है, केमिकल इक्वेशन। तो सर हम लोग अगर बोले तो केमिकल रिएक्शन को हम लोग दो वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक है वर्ड इक्वेशन, दूसरा है केमिकल इक्वेशन। अब एक केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट अगर करेंगे केमिकल रिएक्शन से, ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। एक जो केमिकल रिएक्शन होता है, कोई भी सोचो कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, उसको हम लोग केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स यूजेस ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट्स और केमिकल फॉर्मूले ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विद मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। इसका मतलब क्या, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर जो हम लोग केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे ना, जो भी जितना भी केमिकल फॉर्मूला है, जो भी है हम लोग जो लिखेंगे, उस केमिकल फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे, सिंबल या एलिमेंट यूज करेंगे, ठीक है, उस एलिमेंट का सिंबल हम लोग यूज करेंगे, उस एलिमेंट का सिंबल हम लोग यूज करेंगे, या हम लोग केमिकल फॉर्मूला उसका लिख सकते हैं, ठीक है, जो रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है उसका, और उसका फिजिकल स्टेट भी। फिजिकल स्टेट तीनों होता है, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, और दूसरा होता है, क्या होता है, दूसरा होता है गैस, ठीक है। ये तीनों हम लोग अगर सोचो, मैं बोल रहा हूँ कि जिंक सॉलिड है तो मैं लिखूंगा Zn, ब्रैकेट में लिख दूंगा S, ठीक है। H2SO4 मैं बोल रहा हूँ सपोज लिक्विड है तो इसको हम लोग लिखेंगे L। बेसिकली जो एसिड जो होता है वो एक्वस होता है। एक्वस का मतलब क्या होता है कि थोड़ा पानी मिलाकर उसमें रहता है, ठीक है, या तुम बोल सकते हैं एक तरफ से थोड़ा गाढ़ा होता है, इसलिए उसको हम लोग एक्वस लिखते हैं, AQ लिखा जाता है उसमें, ठीक है। कभी कभार देखना जो एसिड्स है वहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि AQ लिखा जाता है ब्रैकेट के अंदर, तो उसका मतलब होता है वो एक्वस सोल्यूशन है, ठीक। फिर उसके बाद क्या लिखा है, फिर उसके बाद लिखा है द नेसेसरी कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड एनी कैटलिस्ट शुड बी रिटेन ऑन एरो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब देख लो, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2mg प्लस O2 एरो, फिर यहाँ पर तैयार हो रहा है मेरा 2mgO, ओके। अब बारीकी से देखो, मैं अगर यहाँ पर कोई कैटलिस्ट यूज करता हूँ, सर कैटलिस्ट क्या होता है, टेम्परेचर प्रेशर तो अगर मैं जानता हूँ, चलो हम लोग जानते हैं सर टेम्परेचर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है। कैटलिस्ट एक नया टर्म हम लोग को मिला है, ठीक है। पहले टेम्परेचर सोचो, मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर 23 डिग्री C टेम्परेचर में कर रहा हूँ तो मैं ऊपर लिख दूंगा 23 डिग्री C, ठीक है। मैं ऊपर में यहाँ पर छोटा करके लिख दूंगा 23 डिग्री C टेम्परेचर है यहाँ पर। अगर मैं हीट यूज कर रहा हूँ इस इक्वेशन को बनाने के लिए, केमिकल इक्वेशन को, तो मैं ऐसे करके ट्रायंगल बना दूंगा। ट्रायंगल मेंशन करता है एक हीट को रिप्रेजेंट करता है ट्रायंगल। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर एक कैटलिस्ट है, मैं सोचूं कि मैं बोल रहा हूँ कि PbCl2 एक कैटलिस्ट है, अब मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर ऊपर में छोटा करके लिख दूंगा PbCl2। इसका मतलब क्या होता है कि ये कैटलिस्ट है। सर नाउ टेल मी व्हाट इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट होता है एक तरफ से तुम बोल सकते हो ये भी कोई आई थिंक केमिकल प्रोडक्ट बोल सकते हो इसको, या कोई एलिमेंट हो सकता है, या एक ये कोई कंपाउंड हो सकता है, ठीक है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है या कंपाउंड हो सकता है, जिसका काम होता है उस जो रिएक्शन है ना उसका स्पीड को बढ़ाना या घटाना। ये चीज़ याद रखना कि सोचो कोई रिएक्शन है, उसको मैं चाहता हूँ कि अगर वो रिएक्शन 1 घंटा, अगर सोचो कि ये रिएक्शन में सपोज बोल रहा हूँ कि ये 1 घंटा टाइम लेता है होने में, ये कंप्लीट होने में 1 घंटा टाइम लेता है। अब मैं चाहता हूँ नहीं मुझे जल्दी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक कैटलिस्ट यहाँ पर इंक्लूड कर दूंगा। जो कैटलिस्ट इंक्लूड करने से क्या हो जाएगा, जो कैटलिस्ट इंक्लूड करने से ये जो 1 घंटा टाइम था ये कम होके धीरे धीरे सोचो ये 20 मिनट में हो जाएगा। अब डिपेंड करता है कैटलिस्ट कौन सा यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो कैटलिस्ट क्या होता है कि वो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, लेकिन केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हुए भी वो अपने आप को चेंज नहीं करता है। ये जो कैटलिस्ट होता है ना, ये कैटलिस्ट अपने आप को रिएक्शन के अंदर मतलब नहीं घुसाता है, मतलब वो अपने आप को चेंज नहीं करता है कि वो PbCl2 है तो बाद में होकर कुछ और बन गया, PbO बन गया या PbCl बन गया। नो, वो कुछ नहीं बनता है, वो अनचेंज रहता है, वो जैसा पहले था वो बाद में आखिर में भी वैसा ही रहता है, ठीक है। इसीलिए उसका नाम कैटलिस्ट है ना। ये बस खाली रिएक्शन का टाइम को स्पीड अप कर देता है,
इसको याद रखना, ठीक है। जो रिएक्शन का टाइम होता है, मतलब केमिकल रिएक्शन का जो टाइम होता है उसको स्पीड अप कर देता है। द नेसेसरी कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट बोल दिया अभी, शुड बी रिटन ऑन एरो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो ये जो एरो है, इस एरो के ऊपर या नीचे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो टेम्परेचर है, प्रेशर है या जो भी कैटलिस्ट है, कुछ भी हो, उसको हम लोग मेंशन कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया मैग्नीशियम इज बर्न इनटू एयर फ्रॉम टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी हम लोग वही पढ़ रहे थे, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, देख लो ऑक्सीजन के साथ अगर कोई भी चीज रिएक्ट कर रहा है ना, तो उसका मतलब भी समझ लेना कि वो बर्न हो रहा है, ठीक है, क्योंकि जो बर्निंग होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होता है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके तैयार करता है क्या, 2MgO, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। नाम को बारीकी से याद रखना। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस कैसे करें, तो इसके लिए बहुत सारा मेथड होता है। अब सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे कि बैलेंसिंग हम लोग तो करेंगे, ठीक है, लेकिन क्यों। इसका क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि व्हाई, तो इसका आंसर है ये दोनों, ठीक है, इसका आंसर है ये दोनों। एक इक्वेशन को बैलेंस क्यों करें, चलो देखते हैं कि सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन का मतलब क्या समझाया जा रहा है, ठीक है। बैलेंस इक्वेशन जो हम लोग अभी बोले ना, बैलेंस्ड इक्वेशन, तो इसका मतलब क्या है। मैग्नीशियम होता है Mg और इसके साथ तुम ऑक्सीजन को रिएक्ट करके बना रहे हो MgO, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो तुम्हारा रिएक्टेंट्स पार्ट है, ये पार्ट है रिएक्टेंट्स और ये पार्ट है मेरा प्रोडक्ट। अब मैं बोल रहा हूँ कि रिएक्टेंट्स जितना भी है, अब उसमें गिनो कि मैग्नीशियम कितना है, ऑक्सीजन कितना है, और जो प्रोडक्ट पार्ट है उसी में भी गिनो मैग्नीशियम कितना है और ऑक्सीजन कितना है। अब अगर हम लोग गिनेंगे यहाँ पर, तो देखो कि सबसे पहले मैग्नीशियम कितना आ रहा है, 1, तो यहाँ पर लिख देंगे मैग्नीशियम 1 है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है 2, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर O2 है, तो O2 मतलब ऑक्सीजन हो गया 2। अब यहाँ पर अगर आ जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है, यहाँ पर भी बोल सकते हैं सर मैग्नीशियम भी 1 है और ऑक्सीजन भी कुछ है नहीं, मतलब 1 है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, क्या ये दोनों, दो तराजू के दो पल्ले जो होता है ना, तराजू होता है, ठीक है, जो बीम बैलेंस होता है, अब उसका जो दो बेसिकली जो हम लोग एक तरफ से बोलते हैं, ये दो जो पाला है, ये दोनों सेम हुआ क्या, ये दोनों सेम हुआ क्या। द आंसर इज नो। व्हाई, बिकॉज ऑक्सीजन इज नॉट बैलेंस्ड, ऑक्सीजन अभी भी बैलेंस नहीं है, ठीक है। बस अच्छी तरह से समझ लो कि ये होता क्या है। तो ये जो बैलेंस नहीं रहता है ना, इसी को बोला जाता है क्या, इसी को बोला जाता है स्केलेटल इक्वेशन, स्केलेटल इक्वेशन, ठीक है, इसी को बोला जाता है स्केलेटल इक्वेशन। अब सर स्केलेटल इक्वेशन को हम लोग क्या कन्वर्ट करते हैं, हम लोग स्केलेटल इक्वेशन को ही कन्वर्ट करते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन में। स्केलेटल इक्वेशन को ही कन्वर्ट करके बना जाता है बैलेंस्ड इक्वेशन। तो बैलेंस्ड इक्वेशन कौन सा है, तो ऊपर अभी जो हम लोग सीखे उसका बैलेंस्ड इक्वेशन है 2Mg + O2, जो तैयार करता है 2MgO, ठीक है। अब इसके बाद बैलेंसिंग का क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था कि व्हाई, हम लोग क्यों करेंगे। तो देखो दो बेसिकली हम लोगों के पास रीजन है बैलेंसिंग करने के लिए। एक जो रीजन है सबसे पहले वो क्या है, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो प्रैक्टिकली यही बताता है कि मास, मैटर का जो मास होता है ना, उसको हम लोग कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते कोई भी केमिकल रिएक्शन में। मतलब सर वो Mg + O2 वो तैयार करता था MgO, तो उसमें हम लोग देखते थे कि ऑक्सीजन 2 था, अभी ऑक्सीजन 1 हो गया है, तो मतलब एक ऑक्सीजन क्या यहाँ से क्या तबाह हो गया, डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो वो इसका आंसर बताता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास उसका आंसर बताता है कि नहीं, कभी भी ये मत समझ लेना, गलतफहमी मत पाल लेना कि जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें कभी भी कुछ डिस्ट्रॉय या कुछ क्रिएट होता है, ठीक है। तो यही होता है बेसिकली बैलेंसिंग का कारण कि बैलेंसिंग क्यों करें। तो बैलेंसिंग करने के पीछे का कारण यही होता है कि हम लोग एक तरफ से बोलेंगे कि नहीं, मास को हम लोग एक तरफ से क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो सर तो फिर वहां पर क्या हुआ, तो फिर बैलेंस करो उसको। बैलेंस अगर कर दोगे, जैसे ये बैलेंस इक्वेशन, अब इसमें तुम देखो मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन 2 है, इधर भी देख लो ये 2 दोनों के साथ * होगा, तो मैग्नीशियम भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है यहाँ पर, ठीक है। इसी से पता चलता है कि हाँ सर देख लो दोनों साइड में 2-2 करके है, तो इसका मतलब हो गया ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। ये जो इक्वेशन है ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। बैलेंस्ड इक्वेशन का मतलब ही समझ लेना कि वो एक तरफ से क्या बैलेंस होता है, मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स में जितना भी एलिमेंट्स होता है हर एक का सेम टू सेम रहेगा, जो प्रोडक्ट में जितना रहेगा रिएक्टेंट्स में भी उतना ही रहेगा, ठीक है।
अब इसके बाद सेकंड जो होता है क्या होता है कि हम लोग एक तरफ से मैटर मास तो क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, और नंबर ऑफ एलिमेंट भी जो होता है, ठीक है, जो बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट होता है वो भी सेम रहता है केमिकल रिएक्शन में। मतलब वही सेम ही चीज बार बार बोला जा रहा है कि यहाँ पर जितना मैग्नीशियम था बाद में भी उतना ही मैग्नीशियम रहेगा जो शुरुआत में था, और शुरुआत में भी जितना ऑक्सीजन था उतना ही ऑक्सीजन बाद में भी रहेगा प्रोडक्ट में भी। इसी को बोला जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट साइड्स में दोनों सेम होता है। सर तो फिर ये दोनों तो सेम ही चीज बता रहा है? नो 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 नो, एक बता रहा है कि तुम मास को क्रिएट नहीं कर सकते हो या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, एक बता रहा है कि तुम्हारा नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा वो सेम रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग मेन चीज सीखेंगे वो है कि बैलेंस कैसे करना है। अब देख लो, बैलेंस अगर हम लोग करते हैं ना तो बैलेंस का बेसिकली बहुत सारा मेथड होता है। तो यहाँ पर बुक में जो मेथड दिया गया है वो है हिट एंड ट्रायल मेथड, जो सबसे पहले मैं रिकमेंड करता हूँ कि सबसे पहले ये मेथड सीख लो, क्योंकि इस मेथड से हम लोगों को क्या होता है कि एक तरफ से तुम जान जाओगे कि ये जो बैलेंसिंग होता है या जितना भी कुछ चीज़ होता है ये होता कैसे। तो बोल रहा है कि केमिकल इक्वेशन एंड ड्रॉ बॉक्सेस। सबसे पहले जो केमिकल इक्वेशन है तुम उसको क्या करोगे, देख लो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। अब इसको मैंने क्या करा, इसको मैं बोल रहा हूँ कि बॉक्स में दे दो। ये बॉक्स में जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बस खाली हाईलाइट कर दे रहा हूँ। इसका मतलब क्या कि तुम इसके अंदर में नहीं छेड़ोगे, जो भी कुछ भी चीज़ तुम नंबर इंक्लूड करोगे सब उसके आगे करोगे, बाद में नहीं करोगे। अब क्या करो, अब सेकंड स्टेप क्या है देख लो। स्टेप 1 में हम लोग कंप्लीट कर दिया स्टेप 1। स्टेप 2 क्या है कि काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन, कि हर एक साइड में, ये है तुम्हारा कि कौन सा साइड, ये है रिएक्टेंट्स का साइड, ये कौन सा साइड है, ये है प्रोडक्ट का साइड, दोनों में देखो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जानने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा Fe, यहाँ पर लिख रहे हैं रिएक्टेंट्स का साइड और ये कर दे रहे प्रोडक्ट का साइड, ठीक है। Fe कितना है, रिएक्टेंट्स में कितना है, 1 है, प्रोडक्ट में कितना है, 3 है। Fe3 है ना, तो प्रोडक्ट में हो गया 3। हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, H2O है ना, H मतलब हाइड्रोजन होता है, O होता है ऑक्सीजन, तो H लिखो यहाँ पर एक यहाँ पर O लिखो, या तुम पूरा नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। Fe मतलब आयरन होता है। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में, हाइड्रोजन है 2 और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है 1। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, Fe3 है, चलो हो गया। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है 4 और हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन है 2। अब तुम चेक करके देखो तुम्हारे पास जनरली सब कुछ बैलेंस्ड ही है। नॉर्मली अगर हम लोग देखें ना मैक्सिमम बैलेंस्ड है। कौन कौन बैलेंस नहीं है, ये दोनों बैलेंस्ड है, ऊपर दोनों बैलेंस नहीं है, राइट। Fe बैलेंस नहीं है और ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो अभी कोई एक को बैलेंस चलो करते, किसको करेंगे, Fe को कर लो। कि यहाँ पर अगर मैं सोचो कि 3 बैठा दूँ आगे, मैं यहाँ पर सामने में 3 लगा दूँ, 3 Fe कर दूँ, तो Fe अभी रिएक्टेंट्स में कितना हो गया, इसको कट करके लिख दो 3 हो गया। 3 जब हो गया तब क्या हो गया, धीरे धीरे ये बैलेंस हो गया, ठीक है। अब देखो और कौन बैलेंस नहीं है, अभी भी बैलेंस नहीं है जो वो है तुम्हारा ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। अब ऑक्सीजन को अगर हम लोग बैलेंस करेंगे तो वो कैसे करेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस, कौन सा जगह पर, रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन कम है क्योंकि यहाँ पर तो 4 है, इसको 4 करना पड़ेगा। इसको 4 करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पर जो 4 से तुम मल्टीप्लाई कर दिए, ऑक्सीजन तो 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन अभी क्या हो गया, देखो ऑक्सीजन तो चलो इंटू 4 हो गया, लेकिन उसके साथ हाइड्रोजन भी इंक्लूड था ना, तो ये भी तो इंटू हो जाएगा। ऑलरेडी 2 था, फिर 4 इंटू 2 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया, तो फिर 8 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया 8। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन इधर में देख लो, ऑक्सीजन यहाँ पर तो चलो ठीक है 4 हो गया, लेकिन इस साइड में हाइड्रोजन 8 हो गया। अब प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन को 8 करना पड़ेगा, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देख लो यहाँ पर भी हो गया 8, 4 से मल्टीप्लाई करें, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो हो गया 8। अब हम लोग का टोटल हम लोग देख सकते हैं, देख लो Fe भी बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है 8 करके 2 साइड में, और ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है 4 2 साइड में, ठीक है। नहीं अगर पाले में पड़ा तो इसको फिर से रिपीट करके देखो, क्योंकि ये जो चीज़ है और ये जो स्टेप है इसको ही अगर तुम ठीक से सीख लिए तो एग्जाम में तुम्हारा बहुत सारा हेल्प हो जाएगा। याद रखना कुछ चीज़ कि कभी कभार ये जो इक्वेशन होता है ये दिया नहीं जाता है, इसके बदले में क्या वर्ड इक्वेशन दिया जाता है। तो इसलिए मैं बार बार रिकमेंड करूँगा कि जितना भी हो सके वर्ड इक्वेशन को भी प्रैक्टिस करो, ईजिली तुम कर पाओगे, तो फिर जितना भी दिक्कत होगा, ठीक है। देख लो ये वही स्टेप करा गया और कुछ नहीं, ये इसका टोटल आंसर निकला 3Fe
4H2O, फिर उसके बाद 4H2, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का, ये देख लो अभी जो मैं कह रहा था ना, एक्वा स्टेट, गैसियस स्टेट, लिक्विड, सॉलिड, तो ये देख लो चारों का चारों स्टेप चारों का चारों जो स्टेट होता है वो बोला गया है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस का कितना टाइप्स होता है, ठीक है। सबसे पहला जो होता है वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब नाम से ही पता चल रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब ही होता है कंबाइन करना। कंबाइन करना, कंबाइन मतलब क्या होता है, जोड़ देना। तो इसका डेफिनेशन भी पढ़ो, देखो तो इजीली क्लियर हो जाए। द रिएक्शन इन विच 2 or more reactants combine to form a single product। क्या बोला गया है कि रिएक्शन जहां पर दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट्स एक साथ कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करता है, उसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब सर A प्लस B अगर सोचो कि रिएक्ट कर रहा है तो तैयार क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है AB, सपोज मैं बोल रहा हूँ, और AB एक ही एलिमेंट है, ठीक है, या एक ही कंपाउंड है, सॉरी ये एक सिंगल प्रोडक्ट, ये कंपाउंड ही तैयार करेगा, तो इसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे चलो देख लेते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ कोल, C प्लस O2 तैयार करता है CO2। फॉर्मेशन ऑफ वाटर 2H2 प्लस O2, देख लो ये बैलेंस इक्वेशन है, तैयार करता है 2H2O, ठीक है। देख लो H2 प्लस O2 दोनों एक साथ मिलकर तैयार कर रहे हैं H2O। फिर CaO जो जिसको क्विक लाइम भी बोला जाता है, कॉपी में नोट कर लो कि क्विक लाइम, इसको अगर हम लोग बोलेंगे कि क्या होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम। CaO H2O के साथ रिएक्ट करके तैयार करता है CaOH2। इसका मतलब भी है सर दो रिएक्टेंट्स एक साथ मिलके एक प्रोडक्ट बनाएगा, दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलके एक प्रोडक्ट बनाएगा, दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट बनाएगा, और इसी को बोला जाता है क्या, इसी को बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब होता है ना, तो एक रिएक्शन इसके साथ भी होता है, ठीक है। अच्छा ये क्विक लाइम है और ये स्लेक लाइम है, स्लेक लाइम का फॉर्मूला ये होता है, क्विक लाइम का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, थोड़ा नोट डाउन कर लो। ओके, अब इसके बाद एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसके बाद आता है, मतलब कॉम्बिनेशन का एक पार्ट बोल सकते हो जो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देख लो दो टाइप ऑफ रिएक्शन होता है हीट रिगार्डिंग, एक होता है एक्सोथर्मिक, थर्मिक का मतलब ही होता है हीट, ये जो थर्मिक का मतलब ही होता है हीट, और एक्सो का मतलब तुम अगर कुछ और ना सोचो तो मैं बस खाली दो चीज बताऊंगा। दो रिएक्शन होता है एंडोथर्मिक, एक होता है एक्सोथर्मिक। एंड का मतलब क्या होता है, खत्म हो जाना। तो जो रिएक्शन में हीट एक तरह से खत्म हो जाता है, मतलब क्या बोल सकते हैं, बोलेंगे हम लोग हीट इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। जो रिएक्शन में हीट क्या होता है, एब्जॉर्ब्ड हो जाता है, उसको बोला जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जो रिएक्शन में हीट इज रिलीज्ड, हीट इज रिलीज्ड, याद रखना। सर कैसे पता करेंगे, एंडो को याद रख लो, ठीक है, एक्सो अपना आप याद हो जाएगा। एंडो में क्या होता है, एंड हो जाना, थर्मिक का मतलब हीट का खात्मा हो जाना, मतलब हीट एक तरह से खत्म, तो उसमें हम लोग बोलते हैं हीट इज अब्सॉर्ब, और एक्सोथर्मिक हम लोग बोलेंगे हीट इज रिलीज्ड। चलो पढ़ते हैं, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब देख लो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ना, वो जनरली कॉम्बिनेशन में देखा जाता है ज़्यादातर, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जनरली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी आता है, इसलिए हम लोग कॉम्बिनेशन के बाद ही पढ़ रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जो रिएक्शन में हीट रिलीज होता है उसको हम लोग बोलेंगे, एक तरफ से जो केमिकल रिएक्शन में हीट रिलीज होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, देख लो CH4O2 तैयार कर रहा है, CO2 फिर वाटर तैयार कर रहा है और हीट रिलीज कर रहा है, ठीक है। रेस्पिरेशन जो होता है वो भी एक तरह से एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसी तरह रेस्पिरेशन में क्या होता है, देखना एक चीज याद रखना, रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस का ऑपोजिट होता है, ठीक है। C6H12O6 और 6O2 दोनों एक साथ मिलकर तैयार करता है 6CO2 6H2O और एनर्जी रिलीज करता है। तो जो एनर्जी होता है ये हीट एनर्जी जनरली रिलीज होता है, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक समझ में आ गया, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है जहां पर हीट रिलीज होता है। अब उसके बाद हम लोग चलो पढ़ते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर हम लोग बोलेंगे ना, डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, डिकम्पोज मतलब होता है टूट जाना, या एक तरह से हम लोग बोल सकते हो क्या कि वो स्प्लिट कर जाना, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग डिकम्पोज। नाउ यहाँ पर अगर हम लोग पढ़ेंगे द रिएक्शन इन विच
a compound splits into two or more simple substances is called decomposition reaction. जो कॉम्बिनेशन होता है उसी का ठीक एकदम उल्टा वही हो जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है उसी का एकदम उल्टा वही हो जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन. मतलब सर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक जो कंपाउंड है वो टूट के तैयार होता है दो एलिमेंट या दो से ज़्यादा एलिमेंट. ठीक है, मतलब सोचिए कि मैं बोल रहा हूँ ए बी है, वो टूट के तैयार हो रहा है ए प्लस बी. ठीक है, वहाँ पर क्या था कॉम्बिनेशन में, वहाँ पर था ए प्लस बी, वो जुड़ के तैयार हो रहा था ए बी, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा. ठीक है, अब डिकम्पोजिशन तीन प्रकार का होता है. एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. ठीक है, बुक में आई थिंक ये दिया गया है, दो दिया गया है, लेकिन हाँ नहीं यही तो फोटोलाइटिक भी दिया गया है. चलो ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है. नाम से ही पता चल रहा है कि थर्मल मतलब हीट के वजह से अगर सोचो स्प्लिट हो रहा है कोई कंपाउंड, तो वो जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन. ओके, जो हीट के रिगार्डिंग होता है, थर्मल का मतलब ये होता है हीट, तो जो हीट रिगार्डिंग जो जनरली डिकम्पोजिशन होता है, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, उसको हम लोग बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन. एग्जाम्पल नोट डाउन कर लेना, बार बार कह रहा हूँ. ठीक है, फेरस सल्फेट को अगर हम लोग हीट देंगे तो वो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड तैयार करता है. ग्रीन कलर का होता है पहला फेरस सल्फेट, वो बाद में कौन सा कलर में कन्वर्ट हो जाता है, वो हो जाता है रेडिश ब्राउन कलर में. ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन भी इसका और एक नाम है, उसको अगर हम लोग एक तरफ से हीट दे तो वो CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वो जनरली डिकम्पोज हो जाता है. और कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम बोला जाता है, पहले ही पढ़ लिए. फिर लेड नाइट्रेट है PbNO3(2). लेड नाइट्रेट को भी अगर हम लोग हीट देंगे तो वो भी डिकम्पोज होकर बनता है क्या, लेड ऑक्साइड बनता है. ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन गैस निकलता है. तो ये क्या पढ़े अभी हम लोग, ये अभी हम लोग पढ़े हीट के वजह से जो जो डिकम्पोजिशन होता है. अब उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. सर नाम से पता चल रहा है थर्मल का मतलब अगर हीट से होता है डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी पासिंग करने से. एग्जैक्टली एक था हीटिंग के लिए और एक यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करने से. डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी. तो जो पानी जनरली पानी से अगर हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तैयार करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया जाता है. ठीक है, पास कराया जाता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाता है, तभी जनरली पानी डिकम्पोज होके क्या तैयार करता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस तैयार करता है. ठीक है, और तीसरा और एक जो है वो है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन. फोटो का मतलब होता है जनरली याद रखना, ये जो फोटो दिया गया ना नाम, ये फोटो नाम बस खाली ऐसे ही दिया गया है, इसका मतलब तुम सनलाइट समझ लेना. ठीक है, सनलाइट समझ लो, क्योंकि देख लो फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब लाइट था, राइट, तो यहाँ पर भी वही चीज है. तो जो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन जो होता है वो जनरली क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सनलाइट की प्रेजेंस में जो जनरली होता है वो होता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन. सर फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का क्या एग्जांपल होगा, याद रखना जो सिल्वर क्लोराइड होता है AgCl. ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, इसको अगर हम लोग एक तरफ से सनलाइट में अगर एक्सपोज कर दे, उसको अगर सोचो सनलाइट पे रख दे तो वो बन के तैयार हो जाता है क्या, क्लोरीन गैस निकलता है और सिल्वर साइड में पड़ जाता है. ये सिल्वर साइड में रह जाता है, मतलब धीरे तुम बोल सकते हो कि सिल्वर नीचे रह जाता है. ठीक है, और क्लोरीन गैस या ब्रोमीन गैस जो भी, क्लोराइड और ब्रोमाइड जो भी है, तो वो गैस रिलीज होता है. तो सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट. सिल्वर क्लोराइड को अगर तुम सनलाइट में रखोगे तो वो ग्रे हो जाता है. ग्रे कलर किसका होता है, सिल्वर का कलर होता है. ठीक है, द अबव रिएक्शन इज यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी. ये जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी पिछले जो जमाने में था उसमें ये सिल्वर क्लोराइड यूज करा जाता था फोटो खींचने के लिए. ठीक है, अब देख लो डिकम्पोजिशन में मैंने कहा था एक चीज हम लोग मिलेगा हम लोगों को, वो है एंडोथर्मिक रिएक्शन. और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है मैंने तुम लोगों को अभी बता दिया, राइट. एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है कि जिस रिएक्शन में एक तरफ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एनर्जी जो होता है, ठीक है, वो एक तरह से खत्म हो जाता है. पढ़ो, चलो पढ़ते. द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी, मतलब जिस रिएक्शन में एनर्जी क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है, दरकार होता है. दरकार मतलब क्या, तुम हीट दोगे वो हीट को ले लेगा, मतलब वही ना कि हीट इज अब्सॉर्ब. ठीक है, उसी का मतलब होता है ना, हीट इज अब्सॉर्ब. वही एक तरफ से हम लोग बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन. द रिएक्शन विच रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस. ठीक है, अब हम लोग आ रहे, देख लो क्या क्या सीख लिए. सबसे पहला हम लोग जो सीखे वो है क्या, वो है हम लोग का कॉम्बिनेशन रिएक्शन. फिर उसके बाद हम लोग क्या सीखे, फिर उसके बाद सीखे हम लोग
डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी हम लोग जो सीखेंगे अभी नेक्स्ट वो क्या है, वो है हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है डिस्प्लेसमेंट, एक जन दूसरे जन को डिस्प्लेस कर देता है। डिस्प्लेस का मतलब ये होता है हटा देता है। ठीक है, जैसे कि एक रिएक्शन देखो, मैं बोल रहा हूँ A प्लस बी सी, यहाँ पर है D प्लस सॉरी मैं D नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ AC प्लस बी, AC प्लस बी। कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ये जो A है ये BC से C को अपने तरफ खींच लिया। देखो ये जो A था, ये A ने क्या करा, BC जो था, जो कंपाउंड था, उससे C को लेके अपने आप बैठा दिया और B को अकेला कर दिया। राइट, तो इसी को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन इसका जो डेफिनेशन होगा वो हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसका मतलब ही होगा सर A इज मोर रिएक्टिव देन B, तभी तो वो कर पाया ना। मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या हटा देता है। ठीक है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देता है। जैसे FeCuSO4 Fe जो आयरन होता है वो कॉपर से क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है। आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए आयरन क्या करेगा, कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा देगा। कॉपर को देख लो क्या कर दिया, अकेला कर दिया, और आयरन खुद कॉपर की जगह बैठ गया, तैयार कर दिया FeSO4। ठीक है, आयरन खुद कॉपर को हटा के कॉपर की जगह बैठ गया, तैयार किया FeSO4 और कॉपर को अकेला कर दिया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि Fe का मतलब होता है आयरन, Fe इज मोर रिएक्टिव, ठीक है, देन कॉपर, देन Cu कॉपर। ठीक है, समझ में आ गया? इसको हम लोग कैसे बोलेंगे कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसके लिए भी कुछ चीज़ चाहिए। जैसे अगर सोचो कि मैं बोलूँगा सर इसको अगर करेंगे तो इसके लिए क्या चाहिए, जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट जो है उसी का सॉल्ट सोल्यूशन से उसको एक तरह से वो क्या करता है, वो डिस्प्लेस करता है। ठीक है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट का सॉल्ट सोल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देता है। मतलब सर अगर मैं Fe अगर यूज़ करूँ और कॉपर सल्फेट अगर मैं यहाँ पर लगाऊँ तो कॉपर का मुझे क्या चाहिए, कॉपर का मुझे एक तरह से बोल सकते सॉल्ट सोल्यूशन चाहिए। मतलब ये कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट होता है, याद रखना। इसके साथ अगर तुम पानी मिला लोगे, ठीक है, तो वो हो जाता है कॉपर सल्फेट का सॉल्ट सोल्यूशन। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, और नहीं सॉरी, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया और एक एग्जाम्पल ZnSO4 देख लो यहाँ से कैसे बनता है, Zn प्लस CuSO4, जिंक, Zn का मतलब होता है जिंक, वो रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट से, और फिर से अगेन Zn जो होता है, जिंक जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है, जिंक का पावर ज़्यादा है, जिंक का। ठीक है, वो कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो कॉपर को हटा दिया यहाँ से, कॉपर अकेला हो जाएगा और ये बन जाएगा ZnSO4। क्लियर? ये देख लो यहाँ पर दिया गया है। जिससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि जिंक जो होता है वो एक तरफ से ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। एक चीज़ याद रख सकते हो कि जो कॉपर होता है ना, जनरली कॉपर थोड़ा लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो कॉपर हार मान जाता है, जिंक से बोलो, आयरन से बोलो। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज एक सीरीज होता है जहाँ पर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे, आई थिंक थर्ड चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज के अनुसार कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कौन कम रिएक्टिव होता है। इसको अभी थोड़ा सा जान लो कि कॉपर लेस रिएक्टिव होता है, बाद में हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब उसके बाद आ रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी कौन सा पढ़ रहे थे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऊपर में क्या था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। अभी हम लोग पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका मतलब क्या, इसका मतलब और कुछ नहीं, तुम सोचो मैं लिख रहा हूँ AC प्लस BD एरो। अब ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है कि ये इसको दे दे रहा है, ये इसको दे दे रहा है, तो ये हो जा रहा है AB और वो हो जा रहा है CD। ठीक है, मतलब एलिमेंट क्या करते हैं, अपने आप का कोई आयंस बना लेता है, फिर अपना अपना जो बॉन्डिंग था उसको तोड़ के दूसरा बॉन्डिंग बना लेते हैं। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय म्यूचुअल एक्सचेंज। म्यूचुअल एक्सचेंज मतलब होता है कि जो मेरा पास है वो तुम ले लो, जो तुम्हारा पास है वो मुझे दे दो। और किसका म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, आयंस का। ठीक है, जो दो कंपाउंड रिएक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, वो दोनों, जैसे यहाँ पर NaSO4 और BaCl2। अब NaSO4 Na2SO4 उसके पास क्या है, उसके पास SO4 है, BaCl2 वो क्या है, ये है Cl2 है।
अब देख लो, जब भी यहाँ पर NaSO4 आयंस बनता है ना, ये थोड़ा याद रखने वाला चीज है, ठीक है। ये आयंस बनाता है Na+ और SO4 2-, यहाँ पर होता है 2Na+, ठीक है, 2Na+ होता है, ऐसा मत कर देना Na2+, ठीक है, ये नहीं होता है। यहाँ पर होता है क्या, Ba, अगेन वही सेम चीज, ठीक है, ये होता है तुम्हारा Ba2+, और यहाँ पर हम लोग बोलेंगे Cl-, तो यहाँ पर 2 दे देंगे, 2Cl-, क्योंकि यहाँ पर Cl2 है ना, तो इसलिए अगेन वही। अब देख लो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब ये प्लस इस माइनस को पकड़ेगा और ये प्लस इस माइनस को पकड़ेगा, Na+ Cl-, तो तैयार क्या कर रहे हैं, NaCl। Ba2+ SO4 2-, ये तैयार कर रहा है BaSO4। इसमें क्या होता है, इसमें आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, ठीक है, जो आयंस जनरली रहता है वो म्यूचुअल एक्सचेंज करता है। ये देख लो, ये बन गया, इसके साथ बन गया, और ये जो रहा ये बोलेगा कि मैं इसके साथ बन जाऊँ, तो अब ये तैयार क्या कर दिया, BaSO4 तैयार कर दिया, राइट। और ये क्या तैयार कर दिया, NaCl तैयार कर दिया। ये देख लो, ठीक है, देखो एक सेकंड, ये देख लो, जो SO4 था वो Ba के साथ चल गया और Cl2 जो था वो Na के पास चला आया, ठीक है। तो सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करके तैयार करता है बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। अब इसमें जानने वाला चीज क्या है, इसमें जानने वाला चीज देख लो, हम लोग सबसे पहले पढ़े थे, कलर या कुछ भी चीज अगर नीचे प्रेसिपिटेट हो रहा है तो वो देख लो, एक वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट का जनरली नीचे गिरा हुआ रहता है। एक तरह से बोल सकते हो कि व्हाइट कलर का बेरियम सल्फेट जो होता है वो नीचे पड़ा हुआ रहता है। इसको हम लोग एक तरह से प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलेंगे। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है कि नीचे अगर कुछ चीज पड़ा रहे, कोई रिएक्शन में अगर सोचो नीचे अगर कुछ चीज आ गया तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। क्लियर हो गया। डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों में अंतर क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट में? डिस्प्लेसमेंट में था मोर रिएक्टिव एलिमेंट, वो क्या करता है, वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है यहाँ पर ऐसा कुछ बात नहीं है, यहाँ पर दोनों ही एक तरह से म्यूचुअल एक्सचेंज करता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, और भी दिया गया है, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड जो जनरली होता है, ठीक है, वो लेड नाइट्रेट के साथ यूज करके तैयार करता है लेड आयोडाइड, और एक तरफ से हम लोग बोल सकते हैं पोटेशियम नाइट्रेट भी, वो एक येलो प्रेसिपिटेट नीचे रह जाता है पोटेशियम नाइट्रेट का, ठीक है। फिर यहाँ पर भी पोटेशियम ब्रोमाइड है, वो भी एक तरह से बेरियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके तैयार करते हैं पोटेशियम आयोडाइड, और बेरियम ब्रोमाइड को वो धीरे एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग। देख लो यहाँ पर हो क्या रहा है, अगर मैं ठीक से कहूँ ना, यहाँ पर और कुछ नहीं, यहाँ पर एक जो कंपाउंड है वो एक दूसरे के ऊपर साथ क्या कर रहे हैं, अपना अपना जो आयंस का जो चीज़ है उसको दे रहे हैं, ठीक है। ये K हट के NO3 के साथ बैठ गया, KNO3 हो गया, और Pb के साथ कौन आ गया, I आ गया, PbI2 हो गया, ठीक है। इसी चीज़ को अच्छी तरह से समझ लो, ओवरऑल चैप्टर में उतना भी कुछ नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे क्या, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू रिएक्टेंट, ठीक है। अगर हम लोग एक तरफ से बोलेंगे ऑक्सीडेशन क्या होता है, द एडिशन ऑफ, यहाँ इसको दो तरह से हम लोग जान सकते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू रिएक्टेंट। रिएक्टेंट अगर सोचो एक तरह से बोलो कि रिएक्टेंट के साथ अगर ऑक्सीजन ऐड होकर कुछ बन रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे वो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल पे ले लो C+O2, तो जो C था उसके साथ O2 जुड़ गया, तैयार कर दिया CO2, तो बोलेंगे कि सर C का ऑक्सीडेशन हुआ है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है, सही है। और सर अगर हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, हाइड्रोजन रिमूव हो जाए मतलब सोचो कि मैं बोल रहा हूँ CuO प्लस H2, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, Cu होता है प्लस H2O आता है यहाँ पर। तो इसमें अगर हम लोग बोलेंगे क्या होता है, देख लो कि ये जो H2 था ना वो एक तरफ से Cu के साथ बैठ गया, O के साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन ऐड हुआ है। लेकिन 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 इसमें कौन सा चीज किसके साथ चेंज हुआ है, हाइड्रोजन के साथ हुआ है ऑक्सीडेशन। ये चीज याद रखना कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, ठीक है। तो हम लोग दो चीज सीखे यहाँ पर, एक है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द रिएक्टेंट, यहाँ पर एग्जांपल नहीं दिया गया है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का, ठीक है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, सिंपल सा चीज़ याद रखना। क्या चीज़ याद रखोगे कि सर सोचे कि किसी के साथ अगर हाइड्रोजन निकल जा रहा है, सोचो कि मैं X एक एलिमेंट है उसके साथ हाइड्रोजन था, अब वो किसी और के साथ रिएक्ट किया Y एलिमेंट के साथ, अब बाद में बना X, तो ये क्या हुआ, X के साथ हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन हट गया, अब वो हो गया YX हो गया, सपोज सोचो मैं बोल रहा हूँ, तो H जो हट गया तो इसमें हम लोग बोलेंगे S का, X जो एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, X एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हुआ है। क्यों, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन
ओमिट हो चुका है, ठीक है, हाइड्रोजन हट चुका है उसके साथ से। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक जो होता है वो होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एक होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये क्या होता है, ये जो रिएक्शन होता है उसका नाम होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब वही सेम चीज रिडक्शन क्या होता है, याद रखना इसी का ही ऑपोजिट होता है, इसी का ही ऑपोजिट होता है। मतलब सर बोल सकते हैं क्या कि अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बोलेंगे और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन बोलेंगे, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। मतलब सर अभी ऊपर वाला जो एग्जांपल था CuO और H2 तैयार कर रहे हैं Cu और H2O, तो यहाँ पर H2 तो आप बोले ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है, तो इसमें ये हो रहा है सर ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो सर कॉपर जो है, सॉरी ये कॉपर है, कॉपर के साथ तो देखिए ऑक्सीजन तो हट जा रहा है, रिमूव हो रहा है, तो इसको क्या हम लोग रिडक्शन बोल सकते हैं? द आंसर इज यस, ऑब्वियसली हाँ, ये रिडक्शन है। किस लिए? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन देख लो हट जा रहा है, ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जब बन रहा है वो ऑक्सीजन जो है वो हट जा रहा है, इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे रिडक्शन। और कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, याद रखना उसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन जो होता है, रिडक्शन और ऑक्सीजन एक साथ होता है, ठीक है। इन दिस रिएक्शन Cu is reduced to Cu and H2 is oxidized to H2O, so the oxidation and reduction take place together, और इसी को ही बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ होता है उसी को बोला जाता है क्या? रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, उसी को बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। अब उसके बाद हम लोग इस चैप्टर के एकदम लास्ट स्टेज में आ चुके हैं, ठीक है, अब ये चैप्टर खत्म होने वाला है। क्या पढ़ेंगे यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। ये जो ऑक्सीडेशन का जो इफेक्ट होता है ये डेली लाइफ में क्या क्या हम लोग का इफेक्ट पड़ता है, चलो देखते हैं। सबसे पहला होता है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज टू मॉइस्चर, एयर, एसिड एटसेट्रा। अगर कोई मेटल को हम लोग खुला छोड़ दे मॉइस्चर में, एयर में, एसिड के ऊपर या एसिड में, तो फॉर सम टाइम अ लेयर ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड इज फॉर्म विच वीकन्स द मेटल एंड हेंस मेटल इज सेड टू बी कॉरोडेड। इसका मतलब क्या? जैसे तुम सोचो कि लोहा को अगर तुम रास्ते में अगर फेंक दिए तो वो लोहे के ऊपर एक क्या करेगा, ब्राउन कलर का धीरे धीरे रस्ट जमने लगेगा। वो रस्ट क्या होता है? वो होता है उस मेटल का कोरोजन। वो मेटल धीरे धीरे कोरोड हो रहा है, मतलब नष्ट हो रहा है, एक तरह से खराब हो रहा है, ठीक है। ये कैसे होता है? अगर तुम मॉइस्चर में रख दो मेटल को, एयर में रख दो, एसिड में रख दो, तो उसके ऊपर एक हाइड्रेटेड ऑक्साइड पड़ जाता है, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन, एक ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर के ऊपर एक ब्लैक कोटिंग जो होता है, कॉपर के ऊपर ग्रीन कोटिंग जो पड़ता है, वो एग्जाम्पल होता है क्या? कोरोजन का। आयरन का रस्टिंग, सिल्वर का ब्लैक कलर हो जाना और कॉपर का ग्रीन कलर जो हो जाना, वो एक तरह से यही दोहराता है कि ये जो मेटल है, आयरन है, सिल्वर है या कॉपर है, ये खराब हो रहा है, करोड हो रहा है। करोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और बाय पुटिंग पेंट्स। अगर उसमें हम लोग ऑयल पेंटिंग कर दे, गैल्वेनाइज्ड कर दे उसको, या इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दे, ये सब 8 में हम लोग एक बार पढ़े, ठीक है, तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग फिर से इसको रिपीट करेंगे। बस अभी के लिए जान लो गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड जो पुटिंग पेंट्स होता है, ये तीनों से हम लोग कोरोजन को एक तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो होता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। अगर फैट या ऑयल का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब फैट और ऑयल के साथ अगर ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है, ठीक है, तो उसमें जो होता है, अगर एक्सपोज करके तुम एयर में उसको रख दो, फैट को या ऑयल को अगर तुम रख दो एयर में, तो वो क्या करता है? ऑक्सीडेशन कर देते। अब सर ये ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? कभी भी देखो कि तुम सोचो कि कुछ खाना वगैरह अगर कुछ खा रहे हो, चिप्स का पैकेट अगर तुम खुला छोड़ देते हो तो वो क्या होता है? वो धीरे धीरे खराब हो जाता है। अगर तुम कुछ खाना, अगर तुम सोचो ये गर्मी का टाइम है, अगर गर्मी के टाइम में खाना अगर खुला छोड़ देते हो, वो दाल वगैरह होता है या जो भी तरकारी वगैरह होता है, कुछ भी, वो खराब हो जाता है। वो एक तरफ से वो एक गंदा स्मेल आता है उसमें से। अगर सोचो कि तुमने खुला छोड़ दिया उसको, एक गंदा स्मेल आता है, या उसका टेस्ट जो होता है एकदम खट्टा हो जाता है या खराब हो जाता है। तो वो जो होता है वो होता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब क्या? कि जो भी फूड में, याद रखना, जो भी खाने में फैट रहता है या ऑयल रहता है, ठीक है, फैट रहता है या ऑयल रहता है, वो खाना रेंसिड हो जाता है, वो खाना खराब हो जाता है, उसमें स्मेलिंग आता है, खराब सा स्मेलिंग आता है, या उसका टेस्ट पूरा बकवास हो जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है। तो वो कौन सा होता है? जैसे चिप्स का जो पैकेट होता है वहां पर। अब तो क्या कर सकते हैं इसके साथ? देख लो,
रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए तुम उसमें उसके साथ एंटीऑक्सीडेंट्स तुम लगा सकते हो। जैसे हम लोग अचार जो खाते हैं, ठीक है, उसमें अगर हम लोग एक तरफ से जो नमक है या चीनी डाले, ठीक है, तो वो एक तरफ से क्या होता है कि खराब नहीं होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होता है वो वाला, ठीक है। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर के अंदर तुम खाना रखो, उसमें खाना खराब नहीं होगा। या जैसे चिप्स पैकेट में होता है ना, रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, ये चिप्स का पैकेट में होता है, ठीक है। ये चिप्स का जो पैकेजेस होता है वहाँ पर यही चीज़ यूज़ किया जाता है कि नाइट्रोजन या आर्गन गैस जो होता है उसके अंदर भरा जाता है। किस लिए? क्योंकि वो ऑक्सीजन वहाँ पर ना रहे और वो चिप्स जितना टाइम तक वो गैस रहेगा वो चिप्स पूरा सही रहेगा। या हम लोग एक तरह से और एक काम कर सकते हैं, रेफ्रिजरेशन कर सकते हैं। मतलब क्या? कि फ्रिज में हम लोग उस खाने को रख सकते हैं जिसमें रेंसिडिटी नहीं होता है। रेंसिडिटी का मतलब ये होता है खाना खराब हो जाना है, ठीक है। तो यही था पूरा चैप्टर में। आई होप ये चैप्टर तुम्हें पसंद आया। चैप्टर में बहुत कुछ चीज़ जानने वाला था, बहुत कुछ चीज़ हम लोग नया भी सीखे। ये जो केमिकल रिएक्शन को बैलेंसिंग करना, ठीक है, ये सब भी एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक जितना भी कुछ है यही ओवरऑल चैप्टर। इस चैप्टर को अच्छी तरह से अगर नहीं हुआ है तो चलो इसको और एक बार देख लो। जो जो पॉइंट लिखना है, जो जो चीज़ नोट डाउन करना है उसको नोट डाउन कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।